कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ? 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, मैं टॉप 10 में आऊँगा या टॉप 50 में आऊँगा, टॉप 70 में आऊँगा, तब तो आईएएस बनूँगा। ना मेरा नॉलेज बेस है, ना मेरा प्रेजेंटेशन है, ना इंग्लिश उतनी अच्छी है, कहाँ से स्टार्ट करें? ना रेलवेज़ में टाइम भी मिल रहा है। 4-5 घंटे अगर मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है, बट कल पोस्टिंग हो जाएगी, हेक्टिक काम मिलेगा, कैसे पढ़ूँगा? ऐसे ही तन्मयता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा किया और जिस काम के लिए वे बने थे उस शिखर को प्राप्त किया श्री अभिषेक सराफ जी, जो आईआरएस हैं। 2019 बैच में आप आईआरएस 2018 से सिलेक्ट होकर 2019 में आईआरएस के रूप में ज्वाइन किया, 2019 से सिलेक्ट होकर 2020 में आईएएस के रूप में ज्वाइन किया। इससे पहले आईआईटी कानपुर से आप इंजीनियर के रूप में पेशे में आए और आपको ये जानना चाहिए कि एक परंपरा जो बनी हुई है एकेडमी की वो लगातार जारी है। पिछले जब हम इंटरव्यू के दौरान या पिछले रिज़ल्ट के दौरान बात कर रहे थे श्री अम्बुल समैया जी की, उन्होंने इंटरव्यू में ऑल इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आए थे और सेम उसी परंपरा को दोहराया है श्री अभिषेक सराफ जी ने, जो 275 में से 190 मार्क्स लेकर आए हैं इंटरव्यू में और अपनी सफलता को अर्जित किया। उन्होंने ये सब कैसे किया, कौन कौन सी बाधाएं थी और कौन कौन से सकारात्मक पहलू थे जिसको प्राप्त कर उन्होंने अपनी सफलता को प्राप्त किया, इन सभी बातों को जानना आपका मस्तिष्क चाह रहा होगा तो उस काम में देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री अभिषेक सराफ जी, आईएएस। थैंक यू वेरी मच तिवारी सर फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल गए मेरे बारे में। इतना ज़्यादा तो मैंने अचीव अभी किया नहीं है और दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती के चरणों में शत नमन करना चाहूँगा। कौटिल्य आईएएस अकेडमी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, श्रीधर सर को, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मेरे को अपने 2 शब्द आपके बीच में रखने का मौका दिया। उसके बाद ज़्यादातर मेरा इंट्रोडक्शन आपको पता ही है। ज़्यादातर जैसे मेरा अकेडमिक प्रोग्रेशन जो रहा है वो आपको पता ही है। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगा कि देखिए, मतलब लोग बोलते हैं कि बचपन से आईएएस बनने का सपना था, समाज सेवा करना था, बहुत अच्छा काम करना था। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बचपन से मेरा सपना था, ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से होता तो फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करता, वो नहीं करी। बट मेरे को बचपन से पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, मतलब मेरे को किताबों में इंटरेस्ट था। तो देखिए हुआ क्या, छोटा सा मैं अपनी कहानी बताता हूँ थोड़ी सी। हुआ क्या, स्कूल में पढ़ने लिखने लगा तो ठीक है, स्कूल में रैंक आने लगी। तो टीचर जो अब हर किसी को बोलते हैं कि यार देखो तुम पीसीएम में अच्छे हो, मैथ्स में अच्छे हो, तो तुम आईटी चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, पढ़ लेते हैं। 11-12 में उसकी तैयारी करी, जेईई में सिलेक्शन हो गया, 1768 रैंक आई। अब देखिए सच बात यह है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को तो सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, बचपन से सिविल इंजीनियर बनना था, तो वो झूठ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1768 रैंक आई, तो जो रैंक आई उसमें जो मिल रहा था, सीनियर्स ने बोला, जो मेरे गली मोहल्ले के सीनियर्स थे, उन्होंने बोला कि देखो दिल्ली बॉम्बे कानपुर में से कोई एक ले लेना। मेरे को दिल्ली बॉम्बे कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग मिला। मैंने चाहा था दिल्ली मिले, बट मिला कानपुर। ठीक है, वेल इनफ। अब मैंने बताया था कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। ये किस्मत थी कि मैं पहुंचा आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियरिंग में, पर पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। फर्स्ट ईयर में जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, सारी इंजीनियरिंग पढ़ा देते हैं, मतलब आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा देते हैं, बायो साइंस भी पढ़ा देते हैं, मैकेनिकल भी थोड़ी सी पढ़ा देते हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर निकला। सच बात यह है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी रैंक आ जाएगी 700-800 के बीच में। वो आई 1768 आईआईटी जेईई में। तो सिविल इंजीनियरिंग में मैं जाके बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। पहले मैं चाहता था ब्रांच चेंज करूँगा, मेहनत करूँगा, बट वो हुई नहीं। आईआईटी कानपुर में आपको सीपीआई चाहिए होती है 9.5 के ऊपर ब्रांच चेंज करने के लिए। वो मेरी आई 8.4 फर्स्ट ईयर के एंड में, तो ब्रांच चेंज भी मेरी नहीं हुई। अब मैंने कहा यार देखो सिविल में है, ग्रेजुएशन इसी से होना है, ब्रांच चेंज हो नहीं रही, कहीं जा नहीं रहे, पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग तो वही सही से पढ़ लेता हूँ। होते होते क्या हुआ, एक प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर में, डॉक्टर सुधीर मिश्रा, एक्सीलेंट फैकल्टी मेंबर, एज अ पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, विच इज़ अमंग द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो उनके पढ़ाने के स्टाइल से मुझे सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। ये है 3rd सेमेस्टर की कहानी। धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप समझेंगे कि कैसे यहाँ पे पहुँचे, एवरेज सा बंदा कैसे पहुँच सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। 3rd सेमेस्टर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का कोर्स था, उन्हें बड़े इंटरेस्ट से पढ़ा है। मतलब वो
उनको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, चलते फिरते कुछ भी लेक्चर दे सकते थे वो, चलती फिरती किताब कहते थे उनको कॉलेज में। इस चीज़ से मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ गया। कोइंसिडेंस ही बात है, पहले मैं पिछले साल जिसको मैं पछता रहा था कि कहाँ आ गया हूँ मैं सिविल इंजीनियरिंग में, ब्रांच चेंज करता हूँ, ऐसे करके मुझे सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आया। ठीक है, मैंने कहा पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो मेरी CPI थी, CPI अगर आप में से कोई लोग नहीं जानते हो तो वो क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। बेसिकली 10 में से आपका कितना ग्रेड है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग नाम होता है उसका, तो हमारे यहाँ CPI कहते थे IIT कानपुर में। तो फर्स्ट ईयर में जो CPI थी 8.4, सेकेंड ईयर की CPI बनी मेरी 9.8, पहले 9.6 और दूसरे में 10, तो क्यूमुलेटिव जो टोटल था वो मिलके 8.8 पहुँच गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। फोर्थ सेमेस्टर में कोर्सेज हुए जो कोर सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, वैसे थोड़ा थोड़ा कोर्सेज शुरू हुए। मैंने कहा ठीक है, अच्छा मज़ा आ रहा है, मार्क्स भी आ रहे हैं, तो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए की ये है, मेरे को पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, अकेडमिक्स चल रहे थे, बट उसके साथ थोड़े मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी उठाए कि देखिए क्लास चल रही है जो चल रही है, अब जितना और कहीं से भी सीख सकते हैं वो भी करते हैं। मैंने हॉबीज़ ऐसी डेवलप करी कि देखो मेरे को क्लास के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ कुछ पता चल रहा है, बट असली दुनिया में क्या चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू करा, नेट पे रैंडमली पढ़ना शुरू किया, विकीपीडिया उठा के पढ़ते रहिए, वन लिंक लीड्स टू अनदर, हर किसी को पता है, गूगल कीजिए। ऐसे करते करते मेरा थर्ड ईयर मतलब 6 सेमेस्टर आ गया। 6 सेमेस्टर वो टाइम होता है जब लोग डिसाइड करते हैं कि यार देखो करना क्या है ना। मेरे को रिसर्च में जाना है, मेरे को MBA में जाना है, मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है, मेरे को IAS की तैयारी करना है। थर्ड ईयर के पहले भी करते हैं, बट 6 सेमेस्टर में लोग ये सही से सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके 1 सेमेस्टर बाद प्लेसमेंट होने वाला होता है, आपको इंटर्नशिप डिसाइड करनी होती है अपनी। तो तब मेरे को इंटरेस्ट आने लगा था कि यार देखिए मेरे को जाना तो सिविल इंजीनियरिंग में, इंटरेस्ट आ चुका था सिविल इंजीनियरिंग में, पढ़ रहा था, उसका आउटपुट भी मिल रहा था, रिजल्ट भी मिल रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया देखो जाना तो सिविल इंजीनियरिंग में। इस समय पे एक गलती मैंने ये करी कि जो कॉलेज आपकी जो लाइफ है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सब कुछ एक्सप्लोर कीजिए। आपको स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, फाइन आर्ट्स में, डांस, ड्रामा, राइटिंग, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस, जहाँ भी इंटरेस्ट है उसमें एक्सप्लोर कीजिए। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि आप देखें कि यार मुझे अच्छा क्या लगता है, उसमें मैं एनर्जी लगाता हूँ अपनी। मैंने ये गलती करी कि सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ गया तो हर चीज़ को निगलेक्ट कर दिया कि देखो अब इंजीनियरिंग से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, इंजीनियरिंग से महान कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये मैं कॉलेज में सोचता था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेस टेबल में मैंने ये डिबेट्स भी करी थी कि देखिए इंजीनियरिंग इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड सिविल इंजीनियरिंग इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग। और इसको जो मेरा नॉलेज था डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख के उससे जस्टिफाई भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आदि समय में देखें एंशिएंट इंडिया में या एंशिएंट या प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब ह्यूमन वॉज इवॉल्विंग, तो उसने पहले क्या किया, हंटिंग गैदरिंग करी, उसके बाद घर बनाया। अब घर केव बनाया पर घर बनाया ना, आगे सिविल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये कोर इंजीनियरिंग मानी जाती है और उसमें मैकेनिकल और सिविल सबसे पहले आई थी, इलेक्ट्रिकल तो बहुत बाद में है। तो ऐसे करके मेरा थिंकिंग आउटलुक ऐसा था कि देखो इंजीनियरिंग के अलावा सब बकवास है, कहीं कुछ नहीं सुनना, सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ना है, जाना इंजीनियरिंग की फील्ड में। अब देखो रिसर्च में जाना है या फिर प्राइवेट में जाना है, मतलब या फील्ड में जाना है। रिसर्च में कर रहा था, एंजॉय भी कर रहा था, थोड़ा पब्लिकेशन वगैरह भी हो गए, बट फिर मेरे को लगा कि देखिए होता क्या है, रिसर्च में आप रिसर्च पेपर लिख देते हैं, उसका ट्रांसलेशन फील्ड में होने में काफ़ी टाइम लगता है। और मेरे को ये समझ में आ गया था मेरा पर्सनल ओरिएंटेशन ऐसा है कि मेरे को अपने जो काम कर रहा हूँ उसका आउटपुट फील्ड पे होता दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पेपर लिख दिया 50 साल बाद वो किसी कोड में आ रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं देखो जाना तो मेरे को फील्ड पे है। अब फील्ड में जाना है तो प्राइवेट में जाना है या पब्लिक में जाना है, थोड़ा सा उसमें पता किया, पता चला कि देखिए जो प्राइवेट में है ठीक है, सैलरी सबको पता है कितनी होती है नए सिविल इंजीनियर की। उसके बाद प्राइवेट में जिस स्केल पे आप काम करते हैं, आपके पास IIT से ग्रेजुएट होंगे तो लाइक 4-5 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, 5-6 लोग होंगे, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर वगैरह कुछ बन जाएंगे 1-2 साल में। गवर्नमेंट में अगर आप जाते हैं तो जिस स्केल पे आप काम करेंगे, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप जाएंगे 1600 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आपके पास होता है, 1600 करोड़ का, 200 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आपके पास होता है, 700-800 का स्टाफ होता है। आपको सीधा सीधा अंतर दिख रहा होगा किस स्केल पे आप काम कर सकते हैं। और ये मेरा मोटिवेशन था गवर्नमेंट में जाने का। तो ठीक है, 7 सेमेस्टर में उसकी तैयारी करी, 7th और 8th सेमेस्टर में इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम दिया, उससे रेलवे में गया। रेलवे में जाके पता चला कि देखो भैया दुनिया बहुत बड़ी है और सिविल इंजीनियरिंग के अलावा बहुत लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया में। ये मेरी खुद की गलती थी। कॉलेज में बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं एक्सपोजर के, कॉलेज में आप चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं, नई चीज़ें समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट भी होता है। मेरे कई बैचमेट्स तैयारी भी कर रहे थे सिविल सर्विस की, वो सिलेक्ट भी हो चुके हैं, मेरे से काफ़ी सीनियर भी हैं अब। तो मैंने ये गलती कॉलेज लाइफ में करी। आप अभी यंग हैं, 20-21 साल के हैं, 22-23 साल के होंगे, आपके पास ये बहुत टाइम है एक्सप्लोर करने का।
अभी सोचिए समझिए कि आपको सही में क्यों करना है, यहाँ पे आप आए क्यों कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा था अपने एड्रेस में कि क्यों, उसका डायरेक्शन आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो सही से क्यों सोचिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे को क्यों समझ में आया था, रेलवे में जाके देखिए दुनिया में बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, सब अपनी जगह पे कंट्रीब्यूट करते हैं और सबकी वैल्यू भी है। और फिर अगर जैसे रेलवेज़ वाले हैं तो वो दे डोंट वर्क इन एन आइसोलेशन, दे डोंट वर्क इन एन आइसोलेटेड वर्ल्ड। वो स्टेट गवर्नमेंट से डील करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से डील करते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, नहीं तो PWD डिपार्टमेंट है, कई डिपार्टमेंट से डील करके काम करते हैं। उनका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली सोसाइटी से, इकोनॉमी से, हर चीज़ से डील करते हैं। तो अगर फिर मेरे को लगा अगर मैं रेलवे में जाके यही करने वाला हूँ तो मैं और बड़े लेवल पे करता हूँ, ये जितने बड़े लेवल पे मेरा पोटेंशियल है करने का वो करता हूँ। पहली बार में मैंने इंजीनियरिंग सर्विस 2013 जब दिया था तो कॉलेज के साथ साथ 7th-8th सेमेस्टर में तैयारी करी थी, ऑल इंडिया रैंक 6 आ गई थी। तो मुझे लगा पहली बार में ये आ सकती है तो दूसरी तरफ भी सोचते हैं अगर पोटेंशियल है तो। ऐसे करके धीरे 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 करते करते मैं आगे बढ़ा कि देखिए चलो अब ऐसा भी कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड मेरा ये था कि कॉलेज में मैंने कभी इन चीज़ों की तरफ पलट के नहीं देखा। जो तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, कभी उनके साथ में बैठा नहीं, कभी ना मैंने अखबार पढ़ा कॉलेज में, मेरे लायक नहीं थी ये सब चीज़ें। मैं सिविल इंजीनियर था तो ये सब चीज़ें मेरे नीचे थी, मैं तो दुनिया बनाने वालों में से था। वी क्रिएट द सिविलाइजेशन, तो ये सब चीज़ें तो छोटी छोटी हैं, ऐसा मैं सोचता था। पर फिर जाके जब बाहर गया पता चला कि यार देखो बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत चीज़ें सीखने को। धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। अब इनिबिशंस इतने ज़्यादा थे कि स्कूल में सोशल स्टडीज़ जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था यार ये सब चीज़ें मैं रट रहा हूँ, मार्क्स आ जाते थे, बट ऐसा लगता था 10th के बाद ये सब चीज़ें मैं भूल जाऊँ, दिमाग से हट जाएँ ये सब चीज़ें, जिससे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जगह बने। ये हुआ था मेरे साथ कॉलेज में। तो कॉलेज से जब मैं निकला था, मैं आपको बता सकता हूँ हुआ क्या, मेरा इतना कम नॉलेज था कि मुझे लगता था सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना है यार। ये था मेरे को लगता था फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन सिटीजन के, वो आर्टिकल 19 में जो 6 लिखे हुए हैं ना, उतने ही राइट्स हैं। ये हालत थी मेरी। एक दिन मतलब मैं इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो फिर मुझे लगा था उस दिन यार कि मुझे ये भी नहीं पता कि इंडिया से अगर अपन वेस्ट में जाएंगे तो पहले इराक आएगा या ईरान आएगा, ऐसी हालत थी। तो फिर पहले आई कुड नॉट केयर लेस अबाउट इट, यार ठीक है सिविल इंजीनियरिंग में तो हूँ मैं, बट बाहर जाके पता चला कि देखिए असल में किसी भी आप फील्ड में जाएं, हायरार्की होती है कि पहले एक टेक्नीशियन होता है, ठीक है, उसके ऊपर इंजीनियर होता है, फिर उसके ऊपर एक मैनेजर होता है और उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। टेक्नीशियन चीज़ें करता है फील्ड पे, इंजीनियर डिज़ाइन करता है, मैनेजर लोगों से काम करवाता है और एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है कि क्यों काम कहाँ होना चाहिए। कहीं भी जाओ आप, रेलवेज़ में भी यही था। तो मुझे लगा कि अगर मैं 25 साल बाद DRM बनता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जाता हूँ तो अगर मेरे पास कैपेसिटी है तो मैं आज ही कर लेता हूँ। बट फिर हुआ ये कि मेरे पास नॉलेज बिल्कुल नहीं था, इतना ख़राब नॉलेज बेस था, अखबार कभी लाइफ में पढ़ा नहीं, फंडामेंटल राइट्स तक नहीं पता आपने। कहाँ से स्टार्ट करोगे? ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, ज़ीरो के नेगेटिव से स्टार्ट करोगे। कई बार कॉलेज में डिबेट्स हो रही होती थी टॉपिक पे, लोग बैठ के बात कर रहे होते थे तो मैं तो मुंह नहीं खोल पाता था उसमें, पर तब मुझे बुरा नहीं लगता था क्योंकि मैं तो सिविल इंजीनियरिंग में था। बट बाद में जाके समझ में आया कि यार गड़बड़ कर दी, कॉलेज में थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था, कॉलेज में थोड़ा टाइम सा पढ़ लेना चाहिए था, दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दे देना चाहिए था। तो ये हुआ मेरा रेलवेज़ में जाके 2015 में। मुझे समझ में आया कि नहीं यार देखो कुछ कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। करना शुरू करा रेलवेज़ की ट्रेनिंग में, मज़ा आने लगा, पढ़ना अच्छा लगता था। पहले पढ़ना अच्छा लगता था, उसमें सारी एनर्जी सिविल इंजीनियरिंग में लगा दी। जब समझ में आया कि दूसरी चीज़ें भी पढ़ने लायक हैं तो एनर्जी लगाना शुरू करी। अब कहाँ से स्टार्ट करें यार, नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जिनने कुछ कर रखा है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे पूछो। और स्टार्ट करोगे कहाँ पे? अगर ज़ीरो पे है तो ज़ीरो से ही स्टार्ट करोगे। तो कहाँ से करा? NCERTs पढ़ी, अखबार पढ़ना शुरू करा। जो लोग मेंस वगैरह दे के आए थे रेलवे में 1-2 बार, उनसे बात करी। अब वो रेलवेज़ में मेरे बैचमेट हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में मेरे ही जैसी उनकी रैंक है, तो ये थोड़ा भरोसा हुआ देखो कि मेरे ही टाइप का आदमी है, मेरा ही नॉलेज बेस है, मेरा ही IQ है। मतलब नॉलेज बेस ज़्यादा है बट मेरी टाइप का IQ है, मेरे टाइप की थिंकिंग है, मेरे टाइप का एकेडमिक बैकग्राउंड है। अब वो अगर मेंस दे सकता है तो एक बार शायद मैं भी दे सकता हूँ। ऐसे करके धीरे 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 करते बना। अभी तक मेरे को याद है कि जब मैं पहली बार तैयारी कर रहा था, शुरू कर रहा था, तो मुझे लगता था यार मेंस तो 7-8 दिन का एग्ज़ाम होता है, वो मैं कैसे दे पाऊँगा? एक दिन में 9 से 12, 2 से 5 कैसे लिख पाऊँगा? वो भी लिखना इतना सारा कैसे लिख सकते हैं? इंग्लिश भी मेरी इतनी फ्लुएंट नहीं थी, प्लस
इतना सारा सोशल स्टडीज़ कैसे लिखूंगा, जबकि मेरे को स्कूल में सोशल स्टडीज़ से नफरत थी। हम लोग तो इंजीनियर होते हैं, हम लोग लिखते हैं 1+1 2 हेंस प्रूव्ड। और हमारे यहाँ कॉलेज में ऐसा होता था कि 72 आवर्स के अंदर प्रोफेसर को आपकी एंड सेमेस्टर की कॉपी चेक करके दिखाना होता था। 72 घंटे के अंदर कॉपी चेक करके दिखाना होता था। तो हम तो लड़ जाते थे टीए से, प्रोफेसर से कि सर लिखा तो है, मार्क्स दो। वहाँ कोई प्रेजेंटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सिविल सर्विस एग्जाम में ना आपकी कॉपी दिखने वाली है, ना ये पता चलने वाला है कितने मार्क्स आए हैं किस सब्जेक्ट में। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये सब इनहिबिशंस थे कि ऐसा लग रहा था कि देखो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ। 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, मैं टॉप 10 में आऊँगा या टॉप 50 में आऊँगा, टॉप 70 में आऊँगा, तब तो आईएएस बनूंगा। ना मेरा नॉलेज बेस है, ना मेरा प्रेजेंटेशन है, ना इंग्लिश उतनी अच्छी है, कहाँ से स्टार्ट करें। ना रेलवेज़ में टाइम भी मिल रहा है। 4-5 घंटे अगर मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है, बट कल पोस्टिंग हो जाएगी, हेक्टिक काम मिलेगा, कैसे पढ़ूंगा। बट ये सब चीज़ें फिर ओवरकम कैसे करोगे। मैं बता रहा हूँ इसका कोई एक सिल्वर बुलेट नहीं है। सीधा सीधा ये है कि रोज़ मेहनत करते जाओ, 1 डे एट अ टाइम। आइट्रेटिवली चीज़ें इंप्रूव होती हैं धीरे धीरे। वो होता है ना कि रस्सी आवाज जाते सिल पर पड़े निशान। समझ में आया मतलब इसका। कुएं की रस्सी आती जाती है, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। बस वही बात है। इसमें फिर क्या हुआ, थोड़ा सा आपको डायरेक्शन मिल जाए, थोड़ा सा कोई आपको सही से गाइडेंस दे दे कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो पहले, नहीं तो फिर जो बेसिक बुक्स होती हैं, बुक लिस्ट ऑनलाइन हज़ारों लोगों ने लिखी हुई है, वो पढ़ लो पहले। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के वापस बुक्स पे जाओ, तो आपको समझ में आएगा क्या मुझे पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज बेस बनने लगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो। आंसर राइटिंग में फीडबैक लो लोगों से, फिलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, मेंस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, थोड़ा गाइडेंस लो फैकल्टी से, और फिर इसी सर्कल में चलते जाओ तो इवेंचुअली सिलेक्शन हो जाता है। बस यही बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल सा एग्ज़ाम है। लोग बोलते हैं कि हमें तो बहुत नॉलेज चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए। किसी भी टॉपिक पे उठा लो, 2500 वर्ड से ज़्यादा कोई नहीं लिख पाएगा यहाँ पे। जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं सारे आईएएस, उनकी तैयारी ऐसी होती है, इंक्लूडिंग मी। 2-2500 वर्ड लिख सकते हैं टॉपिक पे, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। पीएचडी कोई नहीं है किसी टॉपिक पे, यही है। तो सुपरफिशियल नॉलेज, काफ़ी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस, उस नॉलेज को प्रेजेंट करने का, उस नॉलेज को इम्प्रेसिवली दिखाने का कि मुझे ये आता है, और थोड़ा सोचने की शक्ति आपकी कि आप चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं। सिर्फ रट्टा लगा के तो आएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन पूछा क्यों है, किस टॉपिक से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। सिलेबस पूरा आपको याद होना चाहिए, उससे आप रिलेट कर पाओ, चीज़ों को सोच समझ पाओ, उसमें ओपिनियन बना पाओ, उसमें अपना जजमेंट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आप इतने नॉलेजेबल नहीं है, बट मेरी राय ये है, मैंने ये सोचा, ये समझा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये बता पाएँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, कभी भी कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप एक बार सोचें कि इससे ऐसा क्यों हुआ, क्यों लिखा है इसने। कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसमें ये देखें कि यार क्यों, सीधा क्यों वाला एटीट्यूड डेवलप करें, उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर देखिए, अब देखिए कुछ लोग होते हैं 23 साल में सिलेक्ट हो जाते हैं। मेरा तो 23 साल में मन ही नहीं बना था तैयारी करने का। मेरा 24 साल में तो मन बना था जाके तैयारी करने का। फिर मैंने रेलवे से छुट्टी ली, 3 अटैम्प्ट दिए। तो 2017 के अटैम्प्ट में मेरी 402 रैंक थी, बट उस अटैम्प्ट में मेरे एसए में 105 नंबर थे। उस साल मैक्सिमम 175 गया था एसए में, 105 थे, मैक्सिमम 175 था। एक नंबर पे 10-10 रैंक खिस सकती हैं। और सिलेक्शन हुआ था जिन लोगों का, उनका एवरेज बंदा अगर हो उसमें से हो जिससे सिलेक्ट हुए, या स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसके ऐसे के एवरेज मार्क्स 140 थे। मेरे 35 नंबर कम थे उससे। क्या हुआ, बौखला गया, अरे यार ये क्या हो गया। ऐसे जैसे पेपर में जिसमें लोग तैयारी नहीं करते, मैं 10-12 ऐसे लिख के गया था, और 35 नंबर इसमें कम, इसमें 35-36 नंबर आ जाता, मैं तो उसी साल आईएएस बन जाता। जीएस में ठीक आए, ऑप्शनल में ठीक आए, इंटरव्यू में 193 आए थे मेरे, उसी कारण मेरा नाम था लिस्ट में, वरना तो ऐसे ने मेरे को बाहर ही कर दिया था। क्या करा, बौखला के एक दिल्ली की कोचिंग गए। अब बताते हैं क्या हुआ। 2018 का मेंस दिया मैंने, जो 105 आए थे ना, वो 79 हो गए। 79। जब मेरा आईआरएस में हुआ 248 रैंक आई, तब मेरे ऐसे में 79 मार्क्स थे। डबल डिजिट मार्क्स थे। लोग बोल रहे थे कि यार तेरा एक ऐसे चेक नहीं हुआ क्या, ऐसे मार्क्स आए थे। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला, घर बैठो आराम से खुद से पढ़ाई करो। 2 बार मैं मेंस दे चुका था, मेरे को एक्सपीरियंस था। कोचिंग का दिल्ली जाके कोई फ़ायदा मुझे मिला नहीं। एक बार मैंने सिर्फ मेंस की कोचिंग करी, तो उसमें मेरा नुकसान उल्टा हो गया। मैंने कहा घर बैठते हैं, खुद पढ़ाई करेंगे। 2 बार मेंस दे चुके हैं, ठीक है। 2 बार मेंस दिया, कुछ थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स करे, कुछ फैकल्टी से फीडबैक लिया,
कुछ अपने बैचमेट से फीडबैक लिया अपने ऐसे का, वो जो 79 थे वो 130 हो गए, फाइनल रिजल्ट आ गया। तो बात ये है कि जो मैंने गलतियाँ करी थी, यहाँ वहाँ भागा था, उसमें आप प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर फीडबैक लें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें। कई बार होता है ऊपर नीचे, एक आध बार हो जाता है, बट इवेंचुअली अगर आप मेहनत कर रहे हैं ऑनेस्टली, और एक्टिविटी वर्सेस अचीवमेंट का ध्यान रखें। एक्टिविटी होता है मेहनत करे जा रहे हैं, जैसे गोलू का बैल गोल गोल घूमता रहता है, उसका अचीवमेंट क्या है, वैसे ना करें। एक्टिविटी वर्सेस अचीवमेंट का ध्यान रखें कि आप अगर एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं तो आप सोच के कर रहे हैं कि मेरे को यहाँ यहाँ ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इस पर मुझे मेहनत करनी है और यहाँ से मेरा आउटपुट निकलेगा। तो ये तो मैं शुरुआत में ये दो चीज़ें कहना चाहूँगा। उसके बाद कई चीज़ें होती हैं इस एग्ज़ाम में, लोग बोलते हैं यार कि यूपीएससी का एग्ज़ाम तो किस्मत वाली बात है, लक इज़ ऑलवेज देयर। मैं बोलूँगा हाँ, लक इज़ ऑलवेज देयर। मैं यहाँ पे होटल से यहाँ तक आया, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसमें भी लक था। लक इज़ ऑलवेज देयर, बट लक की बात यह है कि द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। सीधी सीधी बात है, जितना फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, सीधी सीधी बात है। लक रहेगा, बट देन चीज़ें आपके फेवर में आज नहीं तो कल अलाइन होती जाती हैं। इसका भी मैं उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने 2017 के जो एग्ज़ाम में इंटरव्यू में क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, उसका आंसर मैं 2018 में यूज़ करके आया। मैंने पिछले साल वो प्रिपेयर कर रखा था, उस साल वो क्वेश्चन यूज़ नहीं हुआ, 18 में यूज़ हो गया। दोनों बार मार्क्स मेरे 193 आए। एंड इंटरव्यू का काफ़ी बड़ा रोल रहा था मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि ऐसे ने तो मेरे को लिस्ट से बाहर निकाल ही दिया था। कहने का मतलब ये है कि सिंसियरली मेहनत कीजिए। लक पे जितना आप फोकस करेंगे उतना आप नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि लक आपके हाथ में कभी हार रहा नहीं। फिर लोग बोलते हैं कि यार देखो इंटरव्यू बोर्ड में तो कभी कभी बोर्ड मार्क्स दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। वो बात सही है। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे कि XYZ चेयरमैन का बोर्ड मार्क्स दे रहा है, XYZ चेयरमैन का बोर्ड मार्क्स नहीं दे रहा है, ठीक है, आपके हाथ में तो नहीं है ना, क्या कर सकते हो। XYZ ऑप्शनल चल रहा है, XYZ ऑप्शनल नहीं चल रहा है, ठीक है, आपके पास फ्रीडम है, चूज़ कर लो, है ना। तो अंत में ऑप्शनल कैसे चूज़ करोगे, पढ़ाई कैसे करोगे, क्या कितने घंटे पढ़ना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, क्या टाइमलाइन रखना है, ये सब चीज़ें में आप अगर सही से गाइडेंस लोगे, सही से जो सीनियर सिलेक्टेड हैं, नहीं तो फैकल्टी मेम्बर्स हैं, उनसे गाइडेंस लोगे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, मुझे टाइम लगा, क्योंकि ऐसे पेपर मेरा कुछ ज़्यादा ही दुश्मन था, ठीक है, और फिर मैं कुछ गलत जगह गाइडेंस भी ले लिया, मुझे टाइम लगा, बट इवेंचुअली देखो हो गया। अब देखो मैं कोई जीनियस तो हूँ नहीं, मैंने कई बार बोला है, मतलब कॉलेज में मेरी रैंक थी 1768, मेरे कुछ दोस्त थे 160-170 रैंक के थे, तो कई बार वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होते थे और आई कुड नॉट इवन फॉलो द कॉन्वर्सेशन, उसमें कंट्रीब्यूट करना तो छोड़ ही दो। तो मेरा IQ काफ़ी लो है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ एकदम। अभी मैं नाम भी ले सकता हूँ, इसी महीने उसकी शादी भी है, तो एप्टीट्यूड मेरा काफ़ी कम है। बट देन ये तो गिवन है ना यार, एप्टीट्यूड कम है तो क्या करोगे। तो भाई देखो मेरा लाइफ में फॉर्मूला ये है कि सक्सेस क्या है, हार्ड वर्क इनटू इंटेलिजेंस प्लस लक। आप इंटेलिजेंस पे कम हो, हार्ड वर्क कर लो, टाइम तो दिया ना भगवान ने, ठीक है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लगेंगे, कर लो, मेहनत कर लो। कुछ लोग शार्प होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे नोट्स बना लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिटेन कर लेते हैं। ये सब बेसिक रेसिपी आपको पता होना चाहिए कि देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कितना डालना, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लो। 1-2 अटेम्प्ट लगेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एक मुदित जैन सीनियर हैं मेरे इनकम टैक्स में, वो बोलते थे मेंस के पहले मैं पूरा सिलेबस 6 बार रिवाइज़ कर लेता था। मेरी तो हिम्मत नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं एक ही बार रिवाइज़ करता हूँ, ठीक है। उनका भी हुआ, मेरा भी हुआ, इवेंचुअली अपनी अपनी टाइमलाइन से सबका हो गया। अपना अपना स्टाइल है। देखिए अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को एक बार पढ़ के याद रहता है, मेरे को नहीं रहता एक बार पढ़ के। कुछ लोग बोलते हैं हमें एक बार पढ़ के कई टाइम तक याद रहता है, मेरे साथ नहीं होता था। मैं एक बार पढ़ता हूँ, भूल जाता हूँ। मेरे साथ है कि मैं एक बार पढ़ूंगा, फिर उठा के फिर वही चीज़ एक बार फिर से पढ़ूंगा, तब जाके मेरे को याद रहता है। और फिर आप ऐसा समझ लो कि 1 महीने बाद फिर से रिवाइज़ कर लो। तो फिर ये अपना अपना है, अपना अपना कितना रिटेंशन है, कितना कैपेसिटी है, अपना पहचानिए स्ट्रेंथ, अपनी पहचानिए वीकनेस, उस पर लगाइए मेहनत, हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। फिर अब लोग बोलते हैं कि मेरी रीडिंग स्पीड स्लो है। हाँ मेरी भी स्लो है, काफ़ी स्लो है। मेरा लगभग दिन में 40 पन्ने से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था मैं। एक नॉवल का, अगर एक नॉवल बोल रहा हूँ, एक किताब उठा लिया, अगर जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, 40 पन्ने से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था। ठीक है, अब नहीं पढ़ पा रहे तो नहीं पढ़ पा रहे, कर लो, मेहनत कर लो, उसके बाद हो जाएगा। सीधा 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 फार्मूला में घूम फिर के बात यहीं पे आ रही है। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, अपनी वीकनेस पहचानो, उसके हिसाब से खेलो। किसी की स्ट्रेंथ होती है रिटेंशन, किसी की स्ट्रेंथ होती है प्रेजेंटेशन, किसी की स्ट्रेंथ होती है नोट्स मेकिंग, किसी का स्ट्रेंथ उसका ऑप्शनल है, किसी का GS है, किसी के ऐसे में 170 आते हैं बट GS में नहीं आते हैं। ऐसे भी सीनियर मैंने देखे हैं और ऐसे भी लोग सिलेक्टेड हैं।
तो बेसिकली स्ट्रेंथ पहचानिए, वीकनेस पहचानिए, गाइडेंस लीजिए और उस पर काम कीजिए, इवेंचुअली हो जाएगा। और देखिए फिर आप बोलेंगे कि कुछ लोग होते हैं सर जिनका तो होता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हाँ, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो ठीक है, आपकी रैंक नहीं आई, आप लिस्ट में नहीं है, या फिर आप IAS नहीं हैं, IPS हैं, IRS हैं, ठीक है, तो IPS का कंट्रीब्यूशन कम होता है क्या सोसाइटी में? लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल हो जाएगा। डायरेक्टर IB कौन है? IPS हैं। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? बताओ आप लोग, कौन है वो? फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर कोई NSA बनेगा, बट अपने अपने लेवल पे हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लिख के कि आपकी नॉलेज या आपकी रैंक ऐसा नहीं है कि 1 to 1 रिलेटेड है, बट इवेंचुअली रिलेटेड होता है। अगर ना भी हो तो नॉलेज तो आपके पास रहेगी, वो नॉलेज आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जो मेहनत करी, आपका नेचर बना कि हाँ चीज़ों को जानना, समझना, एनालाइज करना, अप्लाई करना, वो नेचर बना। अब मान लीजिए आप जाते हैं रिसर्च में, उसमें आपको हेल्प करेगा। नहीं तो आप जाते हैं किसी स्टार्टअप में, अपना स्टार्टअप खोलते हैं। स्टार्टअप खोलने में, स्टार्टअप चलाने में, नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने में आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछे, बहुत मेहनत लगती है, बहुत परसिवियरेंस लगता है, बहुत थॉट भी लगता है, जिसको टेनासिटी कहते हैं। वो कहाँ से आएगा? वो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी से आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और कहीं से नहीं आ सकता, बट इस एग्ज़ाम के काफ़ी सारे आउटपुट्स होते हैं जो लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। फिर देखिए आप बोलेंगे कि नहीं हम IAS ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप NGO में जा सकते हैं। डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो आप तो IAS बन गए, आप NGO में चले जाते हैं। मैं बोलूँगा सही बात है। मेरा पर्सनल टेम्परामेंट ये था कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशनलाइज प्लेटफॉर्म मिलता है सर्विस में, गवर्नमेंट के इतने बड़े रिसोर्सेज मिलते हैं जिनको आप चैनलाइज कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल टेम्परामेंट था कि मैं यहाँ कर लूँ, बट NGOs कम काम कर रहे हैं क्या? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट अगर कोई बॉडी है NGO में तो वो एजुकेशन में है। प्रथम जो NGO है जिसकी ESR रिपोर्ट आती है, उसमें मैम जो डायरेक्टर है उनका लेक्चर भी हुआ था यहाँ पे आके। वो IAS ऑफिसर्स को सिखा रही हैं कि कैसे क्या काम करना है एजुकेशन फील्ड में। तो ये कम बात है क्या? माई पॉइंट बीइंग कि यू कैन चैनलाइज योर एनर्जी प्रोडक्टिवली एंड योर नॉलेज प्रोडक्टिवली इन विच एवर फील्ड यू आर, बी इट इन सिविल सर्विस, बी इट इन पब्लिक सर्विस और बी इट वेयर एवर। एज अ सिटीजन भी आप कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के आपको काफ़ी सारे आउटपुट मिलेंगे, सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ नौकरी नहीं, आपका कैरेक्टर भी डेवलप होता है, पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, प्रॉब्लम्स से डील करना भी आप सीखते हैं। कहीं और भी सीख सकते हैं, यहाँ पे भी सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि मेहनत करिए, इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपको उसका आउटपुट मिलेगा, सर्विस में भी और बाहर भी। अब देखिए प्रवचन तो काफ़ी सारा हो गया है ना। एक चीज़ बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो आपके मन में अगर कोई सवाल हैं तो वो ज़रूर पूछिए। मैं भी आपकी जगह बैठता था, मुझे भी ऐसा है, ये जो सिलेक्टेड लोग हैं वो अलग लीग के लोग लगते थे, बट मैं बता रहा हूँ नहीं है। मेरे कॉलेज के बैचमेट भी सिलेक्ट हुए हैं, मेरे और दूसरे रेलवेज़ के फ्रेंड्स भी सिलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल आपके जैसे लोग होते हैं। और मैंने तो अपना बताया ना, कॉलेज में मैं आई वॉज बिलो एवरेज, मेरी थिंकिंग तब डेवलप नहीं हुई थी। बाहर जाके लेट होके तो मेरी थिंकिंग डेवलप हुई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर ऐसे पेपर ने मेरे को नाक को चने चबवा दिए, गलत गाइडेंस से मैं यहाँ वहाँ फंस गया। तो इवेंचुअली यहाँ वहाँ डिवेट होते होते धक्के खाते खाते पहुँच जाते हैं लोग, अगर किस्मत ख़राब भी हो। और किस्मत सही हो तो और ही अच्छी बात है। लास्ट चीज़ मैं एक बोलना चाहूँगा कि आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। एक चीज़ ध्यान रखिए, काफ़ी आप लोग बस अपना समय लगा रहे हैं, रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। ज़रूर आपके मन में जो भी सवाल हो पूछिए। अगर देखो जैसे क्लीशेड है, बहुत लोग बोलते हैं, बट बात सही है कि अगर सवाल पूछोगे तो हो सकता है आज मूर्ख दिखो, नहीं पूछोगे तो हमेशा मूर्ख रह जाओगे। बहुत मेहनत करके, बहुत रिसोर्सेज स्पेंड करके आप लोग यहाँ पे आए हैं। आई एम ओपन टू ऑल एंड एवरी वन ऑफ योर क्वेश्चंस। पूछिए जो आपको पूछना है। जय हिंद सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे कि मैं FLT देता हूँ अभी, तो मेरे कभी 66 मार्क्स आते हैं, कभी 67 आते हैं और कभी 60 भी रह जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन मेरा जो नंबर मैं रिवीजन करके जाता हूँ और वहाँ क्वेश्चन बनता तो है लेकिन गलत हो जाता है, तो मतलब उसके लिए कोई आप बताना चाहेंगे? अभिषेक सर प्लीज़। देखिए होता मेरे साथ भी था कि मतलब 2017 में जब मैं एथिक्स का पेपर सॉल्व करता था तो मेरे भी मार्क्स काफ़ी वेरी करते थे, ठीक है। तो उसका मतलब समझिए, कई बार क्वेश्चन आप जब टॉपिक नया पढ़ रहे हैं, अभी आपने पूरा सही से टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा नहीं है, नोट्स आपने रिवाइज करे नहीं है, टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुछ पार्ट उसका स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ पार्ट कभी वीक होता है। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे आप GS3 का पेपर दे रहे हैं, इकोनॉमी आपको आती है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ गया, बढ़िया से आंसर लिख दिया, बजट से क्वेश्चन आ गया, लिख दिया, क्राइसिस मैनेजमेंट से आया, पढ़ा नहीं था,
इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने मान लीजिए ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ा हुआ है बट साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे वेरी कर गए, है ना। तो कई बार उसके कारण मार्क्स वेरी करते हैं। तो एक चीज़ ये हो सकती है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये कि पढ़ते जाइए, आज नहीं तो कल कंसिस्टेंसी आने लगेगी। बट ऐसा नहीं है, मैंने एक्टिविटी वर्सेस अचीवमेंट बोला था ना, कि ऐसा नहीं है कि मतलब बस पढ़ते जाइए अंधाधुन कंसिस्टेंसी आने लगी, ऐसा नहीं। कॉपी उठाइए, देखिए मैंने कहाँ गलती करी। कई बार ऐसा हो जाता है कि देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया बट आंसर लिख रहे थे तब आप डिविएट कर गए उससे, है ना। जी सर। ये होता है लोगों के साथ। कई बार होता है क्वेश्चन ही गलत इंटरप्रेट हो गया। जी सर। सर एक और क्वेश्चन एक मेरा ये। सेकंड, आप प्री की बात कर रहे थे? जी सर। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने फुल लेंथ सुना, मेरे को लगा कि आप जीएसटी वगैरह बात करें। देखिए प्रिंसिपल बात वही होता है, कई बार आपको रिटेंशन नहीं है चीज़ों का। कई बार आप या तो फुल पेपर सॉल्व करने के चक्कर में आपने टेक्निक गलत लगाई। 3 आइट्रेशन टेक्निक होती है पेपर सॉल्व करने की, कि पहली बार आप 100% श्योरिटी वाले करें, फिर आप 50%, 50-60% श्योरिटी, फिर आप ये भी देखें कौन से छोड़ना है। कई बार आपको पेपर प्रैक्टिस मतलब सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है। कई बार जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन हैं प्री का, वो आपके नॉलेज बेस में से नहीं है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, चीज़ें आपको पता चल रही हैं, नया नया है, टाइम लगता है थोड़ा नॉलेज बेस डेवलप होने में। कई बार ये है कि हम गेस सही से नहीं कर पाए। लेट मी टेल यू, जितने भी लोग प्री क्लियर कर रहे हैं, किसी ने 80-85 क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व नहीं करे हैं, 50-55 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 30 क्वेश्चन गेस वर्क होता है। तो कई बार आपके गेस सही से नहीं लग रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। मेरा फॉर्मूला सिंपल था, हर साल के 6000 क्वेश्चन करने हैं मुझे। तो मैंने भी कोई प्री जो निकाला है वो किस्मत से नहीं निकला है, मेहनत से निकलता है। मेहनत कीजिए, इवेंचुअली कंसिस्टेंसी आने लग जाएगी। और अगर नहीं आ रही है तो फिर ये समझिए कि मैं किस टॉपिक में गलत कर रहा हूँ। मतलब जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 स्कोरिंग होते हैं प्री में। एनवायरनमेंट है, कल्चर है, साइंस है, ये थोड़े गड़बड़ होते हैं। करंट आप स्कोरिंग बना सकते हैं। तो इन टॉपिक को समझिए कि देखो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, उस पर ज़्यादा एनर्जी लगाइए। एनवायरनमेंट में आजकल कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो वो रैंडम होते हैं, सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। कल्चर में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब मेरे ख्याल से तो कभी फेवरेबल रहा नहीं। तो बेसिक पढ़ लो, उसके बाद उस पर ताकत मत लगाओ, सही जगह ताकत लगाओ, पेपर एनालाइज करो, टेक्निक्स डेवलप करो सॉल्व करने की, आइटरेटिवली करते जाओ, बढ़ जाता है मार्क्स। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एमपीपीएससी के साथ मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दूँ, तो उसके लिए मैं सर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए यूपीएससी के लिए? देखिए अभी आप मतलब अंडर ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किस में है? 1 ईयर का बैच है सर मेरा, 19 अप्रैल 25 अप्रैल वाला 2019। देखिए इस पे डिपेंड करता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप नॉलेज बेस बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अब मेरे ख्याल से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लेना चाहिए, सही से न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना चाहिए, रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए। एमपीपीएससी के साथ उसको कैसे अलाइन करेंगे वो आपको फैकल्टी से गाइडेंस मिल ही जाएगी। यूपीएससी का स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप मतलब 1 साल के नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, बेसिक बुकलेट्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं उसको पहली बार रीड करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करेंगे, अच्छा देखो जो मैंने पढ़ा वो कैसे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फिर टॉपर्स की आंसर कॉपीज देखेंगे, तो ये क्वेश्चन तो ठीक है इस बुक से है, बट उस टॉपर ने इसको हैंडल कैसे किया, कितना कंटेंट किस डेप्थ में वो गया, उस डेप्थ को अपने वापस नोट से या अपनी जो बुक है उससे उतना डेप्थ मैच करने की कोशिश कीजिए कि हाँ वैसा आंसर मैं भी लिख पाऊँ। और इसी में फिर आप क्या कर सकते हैं कि एमपीपीएससी के साथ कई टॉपिक्स जो हैं सिलेबस के वो अलाइन होते हैं, तो दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरे को दोनों में फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्या मेरी प्रायोरिटी है, किस में कितना टाइम लगाना है। इतना ही कहना चाहूँगा मैं इस पर। और सर वो ऑप्शनल को अभी से स्टार्ट करना चाहिए कि मैं प्री के बाद से, ऐसा कुछ? देखिए कई लोग हैं जो प्री के बाद ऑप्शनल पहले चूज़ कर लिया ऑप्शनल, बट प्री के बाद पढ़ना शुरू किया और सिलेक्ट भी हो गए। बट आई वुड एडवाइज अगेंस्ट दैट। मेरे ख्याल से जितना दूर आप मेन से हैं उतना अच्छा टाइम है ऑप्शनल पे एनर्जी लगाने के लिए। जीएस का सिलेबस अथाह है, जीएस सुपरफिशियल होता है, जीएस पे आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो भी एक लिमिट के बाद आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जीएस में आपको कभी फुल मार्क्स मिलने नहीं वाले। ऑप्शनल का काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है, सिलेबस लिमिटेड है, यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन है कि आप उस पर स्पेशलाइजेशन लेके आएँ थोड़ा, मच मोर देन जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ लिखा है, जनरल ऑप्शनल नहीं लिखा है, जनरल सिविल इंजीनियरिंग नहीं लिखा है, ठीक है। और स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं, टफ क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें बात ये कि सिलेबस लिमिटेड है, तो आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करके ख़त्म कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जितना दूर आप मेन से हैं, जैसे अभी चल रहा था दिसंबर, जनवरी, फरवरी चल रहा है, प्री है शायद 27 जून को, है ना, तो अभी भी आपके पास कितने 4 महीने तो हैं, तो अभी आप थोड़ा थोड़ा टाइम प्री पे लगाना शुरू कर सकते हैं, बट फोकस कर सकते हैं ऑप्शनल पे। अगर जनरल साइकिल ऑफ द ईयर में बोलूँ तो मेंस के जस्ट बाद, या जैसे मेंस जनरली होता था सितंबर एंड में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये टाइम सबसे अच्छा होता है ऑप्शनल पढ़ने के लिए। उसके बाद आप
अपने कैलिबर पे डिपेंड करते हुए प्री में डाइवर्ट हो सकते हैं कि मान लीजिए मेरे को लगते हैं 1 महीना प्री की तैयारी करने में, तो मैं उसके पहले तक पढ़ता रहूँगा जो मुझे पढ़ना है, जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है 2 महीने, उस हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप और अटेम्प्ट देते जाते हैं आपको और कम टाइम लगता है प्री की तैयारी में, तो उस हिसाब से आप ऑप्शनल में टाइम लगा सकते हैं। और जैसे ही प्री होता है उसके बाद जीएस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। गिवन दैट जीएस आप साल भर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा कि मैंने करंट अफेयर्स को साल भर निगलेक्ट कर रखा है फिर XYZ कंपाइलेशन आएगा कर लूँगा, नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट। मैं तो ऐसे करता था। और सर ऑप्शनल का आप कोई सजेशन देंगे कि ये ऑप्शनल आपके लिए ठीक रहेगा? मेरा हिंदी मीडियम है तो। हिंदी लिटरेचर ले लो, पढ़ सकते हो। हाँ सर। इंटरेस्ट है? ग्रेजुएशन किस में है? सर हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र और इतिहास। तो इतना अच्छा तो है हिंदी साहित्य में। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो हिंदी लिटरेचर तो आप ले सकते हैं, काफ़ी रेयर ऑप्शनल है। जैसे 2015 बैच के निशान जैन सर हैं IAS राजस्थान में, उनकी 13वीं रैंक थी। जी सर। तो उनने भी हिंदी मीडियम से ही किया, हिंदी लिटरेचर से किया, कर सकते हो आप भी। बट ऑप्शनल अच्छा किया आपने, ये टॉपिक उठा दिया। ऑप्शनल में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं तो ये मत कीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी पिछले साल बहुत अच्छा चला है, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस अच्छा चल रहा है, पवेड में राइज हो रहे हैं मार्क्स, उनमें से कोई ले लेता हूँ, ऐसा मत करना, बहुत बड़ी गलती है। ऑप्शनल वो लो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो। ग्रेजुएशन में तो मैं भी बताया था, किस्मत से पहुँच गया था सिविल इंजीनियरिंग में, फिर इंटरेस्ट आया, मैंने ले लिया सिविल इंजीनियरिंग क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था। ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप उसको 10 घंटे पढ़ सकते हो ज़रूरत पड़ने पे, वैसा सब्जेक्ट लो। क्योंकि जनरल स्टडीज़ में जैसा सर ने कहा कि इट इज़ बाउंड टू हैपन दैट वन और द अदर टॉपिक ऑफ जनरल स्टडीज़ विल नॉट बी ऑफ योर इंटरेस्ट। हो सकता है GS2 में आपको बिल्कुल मज़ा ना आए। मेरे लिए ज्योग्राफी यूज्ड टू बी अ स्पीड ब्रेकर। अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है पढ़ाई का, ज्योग्राफी स्पीड पूरी खत्म कर देती थी। तो ऐसे में आपका ऑप्शनल आपके लिए मूड फ्रेशनर का काम करेगा कि मैंने 4 घंटे एक बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा GS का, बट अब मैं ऑप्शनल पढ़ के मूड फ्रेश कर रहा हूँ। अब इमेजिन द सिनेरियो जिसमें ऑप्शनल में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। GS ने एक तो पहले दिमाग पूरा एकदम ख़त्म कर दिया मेरा, अब मुझे ऑप्शनल पढ़ना है, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव के और नेगेटिव होता जाएगा, पूरी स्पीड ख़राब होती जाएगी। ऑप्शनल हमेशा वो सब्जेक्ट रखना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, पहला क्राइटेरिया ये। दूसरा, फिर देखो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट कुछ लोगों ने तो ऑप्शनल लिया होगा ना उस सब्जेक्ट में जिसमें उनको इंटरेस्ट है। अब आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जिसको इंट्यूटिवली वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसको वो सब्जेक्ट पढ़ के मज़ा आता है, आपको उससे कॉम्पीट करना है। क्योंकि ऑप्शनल तो स्केलिंग होती है ऑप्शनल में, 100% नहीं पता, बट UPSC मार्क्स देता है कंपटीशन के बेसिस पे कि इस सब्जेक्ट में इतना हाईएस्ट कितना जा रहा है। ठीक है, अगर 360 एक ऑप्शनल में जा रहा है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके 300 ही आ रहे हैं, तो आपको फ़ायदा क्या वो ऑप्शनल लेके? क्योंकि इंटरेस्ट वाले से कैसे कॉम्पीट करोगे? जो मन से पढ़ रहा है, जो सब्जेक्ट से एसोसिएट कर रहा है, जिसको मज़ा आ रहा है वो सब्जेक्ट पढ़ के, वो रैंडम चीज़ें भी उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ता रहता है, जैसे मैं पढ़ता रहता था सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मेरे से कैसे कॉम्पीट करोगे आप? तो उसका उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा GS में। इसलिए सबसे पहली चीज़ कि इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है वो ऑप्शनल लो, एक ही ऑप्शन लेना है। दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्राइटेरिया ये है कि जिसका मटीरियल अवेलेबल हो। अब गाइडेंस ही अवेलेबल नहीं है, मटीरियल अवेलेबल नहीं है, फैकल्टी नहीं है, टेस्ट सीरीज़ नहीं है, बहुत परेशान हो गए। नोट्स अवेलेबल नहीं है, हम किताबें ढूंढ रहे हैं किस ऑप्शनल के लिए, कौन सी किताब पढ़ें, अब नोट्स ही किताबें अवेलेबल नहीं है, कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, दूसरा ये। तीसरा, कई बार ये होता है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं टेक्निकल, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें सीधा सोल्यूशन लिखो, हेंस प्रूफ लिखो, कहानी खत्म। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ा आपको लिखने की प्रैक्टिस करना होता है, तो अपना टेम्परामेंट कैसा है उस हिसाब से देख के लीजिए कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ लिखने में, तो या तो मैं उसमें टाइम लगा के उसको डेवलप करूँगा, या तो मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लूँगा जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, जिसमें मेरा टेम्परामेंट कैसा है लिखने का, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, वो काम चले। तो ये 3 पैरामीटर तो मैं बोलूँगा कि आप इनमें ध्यान रखिए, इसी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में। सबसे पहले इंटरेस्ट, मटीरियल और फिर टेम्परामेंट, इसके बाद ऑप्शनल चूज़ कीजिए। बताइए अगला क्या सवाल है? सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था मेरा, करंट अफेयर से पकड़ कैसे बनाएं? विद टाइम, विद मेहनत, विद कंसिस्टेंसी। मैं हिंदू पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, ये 2 अखबार हैं, फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया, सिविल्स डेली, आइज बाबा, ये सब पढ़ता था। उस पर मटीरियल कवर होता था, अपने नोट्स में खुद बनाता था। ये दिल्ली का जो प्रोपेगेंडा चला हुआ है कोचिंग का, इस बार प्री में क्या हुआ है उसका वो आपने देख लिया है। अच्छे लोग बढ़िया से मटीरियल पढ़ के गए हैं और फिर उनके रिजल्ट भी आए हैं। और अगर कोई मटीरियल इतना फेमस हो रहा है किसी कोचिंग का कि हर कोई वही पढ़ रहा है, तो UPSC में जो पेपर बना रहे हैं वो भी इसी दुनिया के हैं, उनको भी पता चल जाता है। और UPSC का कॉन्स्टेंटली ये है कि थोड़ा जितना जो लोग दिल्ली में नहीं है उनको भी एडवांटेज मिले, वो भी तैयारी कर पाएँ इक्वल फुटिंग पे। कोई XYZ इंस्टीट्यूट में दिल्ली में बैठा है, उसको एडवांटेज ना मिले। तो दिल्ली की कोचिंग का क्या हो रहा है, कैसा प्री में हुआ है, वो आपको सब पता चल गया है। अपने नोट्स खुद बनाइए, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। गाइडेंस लीजिए, स्ट्रीमलाइन होइए और अपने नोट्स खुद बनाइए, मैं तो ये कहूँगा।
चलिए, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, गुड लक।